Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 5th of class 12 political science, and the name of chapter is challenges to and restoration of the Congress system. So after independence there is a big challenge to the if we talk about the Congress party, that is the single dominant party that time in our country. तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए ये भी था कि जब इमरजेंसी हुई या फिर उसके बाद जैसे आप कह सकते हो बीच में पॉलिटिकल क्राइसिस आई, तो कैसे कांग्रेस सिस्टम को दोबारा लाया जाए। इंदिरा गांधी जी का हम इसमें रोल देखेंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे मई 1964। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि अब नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा या कांग्रेस की कमान को कौन संभालेगा। दिस हैड जनरेटेड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। तो जनरली वो क्वेश्चन आते ही है सामने कि अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा या फिर कौन कांग्रेस के सिस्टम को या देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। The 1960s are also labeled as the dangerous decade when unresolved problem like, और उस दौरान हमारे देश में और भी बहुत समस्या चल रही थी, जैसे पुअर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स के वो चांसेस थे, वो हैदराबाद का नवाब था जो निज़ाम था, या फिर और जो समस्याएं थी, could lead to a failure of the democratic project or even the disintegration of the country। तो इन सब समस्याओं के चलते और पॉलिटिकल समस्याओं के चलते देश टूट ना जाए या देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो ख़त्म ना हो जाए, वो सब बहुत बड़े चैलेंजेस थे। साथ में एक चैलेंजेस और भी था उस टाइम, आप जानते हो 1966-67 में हमारे यहाँ पे ड्रॉट भी आया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन को वो किया गया, प्लान हॉलीडे हुए उसी दौरान, और फिर चाइना वॉर, पाकिस्तान का डिवीज़न, ईस्ट पाकिस्तान वाला सीन 1971 वाला। तो बहुत सारे चैलेंजेस देश उस टाइम से फेस कर रहा था, और फिर देश में इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं था और फॉरेन एक्सचेंज हमारा लगातार गिरता जा रहा था, वो भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री जी। वैन नेहरू पास्ड अवे, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, कांग्रेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फाउंड दैट देयर वाज अ कंसेंसस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी के फेवर में कांग्रेस के मेंबर थे, मतलब वो मन चाहते थे कि हाँ भाई अब प्रधानमंत्री जी का मृत्यु तो हुआ है तो फिर अब कौन नेक्स्ट बनेंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम उस टाइम सामने आया। ही वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे 1964 से 1966 तक। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही हैड फेस्ड 3 मेजर चैलेंजेस। तो जब वो प्रधानमंत्री पद के पर आसीन थे तो उनके सामने 3 सबसे बड़ी समस्याएं आई इस कार्यकाल के दौरान। पहला, इम्प्लीकेशन ऑफ वॉर विद चाइना, चाइना के साथ युद्ध हुआ था, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज। फूड क्राइसिस आए थे, फिर जिसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, तो ये दूसरा चैलेंज था ये। और तीसरा चैलेंज था 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई या फिर 71 की लड़ाई। वो तो हालांकि शास्त्री जी के समय में तो 65 की लड़ाई आएगी, बट शास्त्री जी टैकल्ड दीज चैलेंजेस, पर शास्त्री जी ने इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट किया एफिशिएंट वे में। ही डाइड ऑन 10 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हुई, व्हेन ही सडनली एक्सपायर्ड इन टैशिकंद। टैशिकंद में जब वो गए हुए थे वहाँ पे उनकी सडनली क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इंडिया से बाहर थे वो, एंड ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया से बाहर थे और जिनका डेथ हुआ था इस तरीके से। शास्त्री फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, इन्होंने ये फेमस नारा दिया था कि देश की तरक्की करनी है तो 2 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। एक तो अच्छा, फिर ये नारा देने के पीछे एक मोटिव ये भी था क्योंकि इंडिया उस टाइम एग्रेरियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हमारी जो देश की थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में, और देश की आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करना था उस टाइम। तो जय जवान जय किसान सिम्बोलाइज द कंट्री रिजॉल्व टू फेस चैलेंजेस। तो ये दोनों चीज़, ये नारा ये दिखाता था कि भारत इतना सक्षम है कि वो अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकता है। फिर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी आई। द कांग्रेस फेस्ड द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, दोबारा से आया सेकेंड टाइम, 2 साल के अंतर्गत ही अंतराल में ही। दिस टाइम पर अब की बार 2 लोग थे रेस में, बट दिस टाइम देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी जी के बीच में कंपटीशन था। इंदिरा गांधी जी ने डिफीटेड, उनको हरा दिया मोरारजी देसाई जी को, बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज MP। 66% से ज़्यादा MPs ने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया और मोरारजी देसाई हार जाते हैं। ये आप पढ़ लेना, इंदिरा गांधी जी के बारे में आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो जीतने के बाद
ये वाली एक तरह की तस्वीर है, तो ये बनाई गई थी जिसमें वो फर्स्ट पोजीशन पे है और वो आप जानते ही हो रेस में कौन दौड़ रहा है। तो इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं इस रेस में, मतलब कि वो देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। फोर्थ जनरल इलेक्शन होते हैं देश के अंदर। फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ। द कंट्री विटनेस मेजर चेंजेस इज नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म मतलब कि अब उस दौरान एक चैलेंज और आना था कांग्रेस के सामने, वो ये था गैर कांग्रेसी सरकारें या गैर कांग्रेसी पार्टी। हालांकि देखो हम डेमोक्रेटिक देश हैं, आप रोक तो सकते ही नहीं कि किसी भी गैर मतलब कि कोई भी पार्टी बनाना चाहती है अपना ग्रुप तो बना सकती है, पार्टी बन सकती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोर देन कितनी हमारे देश में पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल कितनी है, स्टेट पार्टीज़ कितनी है। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जी ने ये कंसेप्ट दिया सोशलिज्म का, समाजवाद का। Parties opposed to the Congress realized that the division of their votes keep the Congress in power। तो पार्टीज़ को ये बात में समझ में आ गई थी कि भाई अगर मतलब कि डिवीज़न हो जाता है वोट्स का, बट जाते हैं वोट्स उनके इस तरीके से, तो कांग्रेस पावर में रहेगी। Therefore the parties that were entirely different and disparate in their program and ideology got together to form एंटी कांग्रेस। तो अब उन पार्टीज़ को ये पता था कि भाई अगर हम टुकड़ों में बट गए तो क्या होगा, कांग्रेस के लिए जीतना आसान हो जाएगा। तो उन लोगों ने, उन सब ने जो कांग्रेस के अपोज में थे, उन्होंने अपना अलायंस बना लिया, गठबंधन बना लिया, जो सेम आइडियोलॉजी, चाहे अलग आइडियोलॉजी भी रखते थे तब भी उन्होंने सेम, जैसे आज अब प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शन में हमें देखने को मिला, एक ब्लॉक इंडिया ब्लॉक बना, आपने देखा सारे अपोजिशन पार्टी एक तरफ आ गई और दूसरा ब्लॉक हमारा किसका है, एनडीए का। तो एंटी कांग्रेस फ्रंट बना देश के अंदर इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में जहाँ पे जो छोटे छोटे दल थे वो सब एक साथ आ गए। एंड एंटर्ड इनटू द इलेक्टोरल एडजस्टमेंट किया उन्होंने आपस में, और सीट्स बांट ली। मतलब बांट लेते हैं ना, जैसे मैं मान लो 5 पार्टियां हैं और राज्य के अंदर 100 विधायक बनने हैं, तो 20-20 विधायक बांट लेते हैं आपस में कि कौन कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो नॉन कांग्रेसिज्म तो आना ही था जब मतलब अपोजिशन पार्टीज एक साथ हो गई थी। अपोजिशन पार्टीज वर इन फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशरिंग द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए रैली निकालनी शुरू कर दी, वो सब चीज़ें शुरू हो गई देश के अंदर। पार्टीज अपोज्ड टू द कांग्रेस, जो पार्टीज कांग्रेस को अपोज कर रही थी, रियलाइज्ड, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स, अगर वो लोग बट जाते हैं, उनके वोट्स बट जाते हैं, तो फिर कांग्रेस को हराया नहीं जाया जा सकता, इसलिए उन्होंने अलायंस बनाया। जैसे इस वक्त अपोजिशन पार्टी जितनी भी पूरे देश में थी वो सब एक में आ गई, इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर सेंटर से जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो नहीं हट पाएगी, तो इसलिए उन्होंने अपना अलग अलायंस बना लिया। द सोशलिस्ट लीडर, जो समाजवाद की बात करते थे, राम मनोहर लोहिया जी, गेव द स्ट्रेटजी द नेम नॉन कांग्रेसिज्म का उन्होंने कंसेप्ट दिया, मतलब कि गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी अब राज्यों के अंदर, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से केंद्र में या राज्य में किसकी सरकारें चल रही थी, जनरली कांग्रेस की। ही सेड, उन्होंने कहा, कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक, कांग्रेस का जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है। एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, और जो कांग्रेस है वो आम साधारण इंसान के हितों में, गरीब इंसान के हितों में काम नहीं करती। द कमिंग टुगेदर ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टी वाज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, और जो नॉन कांग्रेस पार्टियां उन सबको एक साथ आना पड़ेगा अगर कांग्रेस को हराना है, ठीक है ना, और डेमोक्रेसी को बचाना है। उस टाइम ये नारा दिया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, जो आज के समय में इंडिया ब्लॉक के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है ना, जो प्रेजेंट अलायंस है उनके द्वारा जो नारा दिया जा रहा था उस टाइम वो उनके खिलाफ दिया जा रहा था, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। इलेक्टोरल वर्डिक्ट, इलेक्टोरल वर्डिक्ट का मतलब होता है जो निर्णय आया है उसका क्या, अब उसको मानना भी तो देखे पड़ेगा तभी तो वो लागू होगा। द रिजल्ट जॉइटेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल, द इलेक्शन रिजल्ट एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो प्रॉब्लम हो गई कांग्रेस को, नेशनल लेवल पे भी उन्हें नुकसान हुआ और स्टेट लेवल पे भी नुकसान हुआ, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। मतलब कहने का कि जो पार्टी इतने लंबे समय से देश में शासन व्यवस्था कर रही थी अब उसको नुकसान पहुंचने वाला था। द कांग्रेस डिड मैनेज, पर कांग्रेस के पास इतनी मेजोरिटी तो आ गई थी लोकसभा में कि वो सरकार बना ले, बट with its lowest tally of seat and share
1952 के बाद से अब तक ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस के पास बहुत ही मतलब मेजॉरिटी मार्क जितनी ही लगभग सीटें थी। ऐसे में क्या होता है, फिर सरकार के खतरे रहते हैं टूटने के। क्यों? क्योंकि मान लो 10-15 सांसद 20 सांसद इधर उधर हुए, पार्टी से सरकार गिर गई। जैसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 मंथ 13 दिन 3 बार बनी, फिर फाइनली 1999 में वो बनी 5 साल के लिए। वो तो फिर हमारे देश में वो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून भी पास हुआ था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती थी ना उससे पहले कि आया राम गया राम वाला, जीते इस पार्टी से कल को उस पार्टी को ज्वाइन कर ले, उस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ बना, दल बदल कानून। इमरजेंसी ऑफ रीजनल पार्टीज, एग्जाम्पल अ रीजनल पार्टी, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। तो अब नॉन कांग्रेसिज्म में क्या था कि कुछ रीजनल पार्टी जो एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करती थी वो उभर के सामने आई, जैसे द द्रविड़ा मुनेतेरा कजगम डीएमके पार्टी, ये पावर में आती है और इनकी क्लियर मेजोरिटी आ जाती है, सरकार बना लेती है वही है डीएमके पार्टी। आप मेरे को बताइएगा डीएमके पार्टी किस राज्य में इलेक्शन लड़ती है आज के समय में, कमेंट बॉक्स में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी के पास मेजोरिटी आई। 8 राज्यों में कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, मतलब 8 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। द डोमिनेशन ऑफ, अब कांग्रेस का जो डोमिनेशन था पूरे देश में, सेंटर में भी स्टेट में भी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कोएलिशंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। हालांकि देखो गठबंधन करके उन्होंने कोई भी रूलिंग पार्टी को हरा सकता है, समझ में आता है, पर गठबंधन की सरकार चलाना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल भी होता है, इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, पार्टीज को आप एक साथ ले तो आए एक बार, पर जब कल को पावर शेयरिंग की बात आएगी या फिर डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्रीज आएगी, फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। और बहुत बार हमने देखा भी है कि कोएलिशन गवर्नमेंट टूटती है, जैसे हमने बिहार में देखा कितनी बार कोएलिशन गवर्नमेंट टूटी, आपने देखा होगा, या फिर जम्मू कश्मीर का है ना। तो इस तरह से, या पंजाब में, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। या हरियाणा में, सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, अब किसी पार्टी की मेजोरिटी तो आई नहीं, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज वो एक साथ आई और उन्होंने सरकारें बना ली, जिसको क्या कहा गया? संयुक्त विधायक दल, हिंदी में इसको ये कहा गया, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। अब ये देखो संयुक्त विधायक दल का, ये अलग अलग पार्टीज एक साथ आ रही हैं और इन्होंने सरकार बना ली आपस में रल मिल के। These governments came to be described as the SVD गवर्नमेंट, संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स के नाम से इनको जाया जाने लगा। अ कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ चरण सिंह जी अटेम्प्ट टू बिल्ड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज। तो चरण सिंह जी इसमें क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा फ्रंट बनाया जाए कांग्रेस के खिलाफ जो हो सके, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा, यूपी से थे वो, प्रधानमंत्री भी बने, भारत रत्न भी मिला है उनको। डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब दल बदल कानून। अब देखो ये क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब समझ लो पहले तो। जैसे मान लो 2 विधायक हैं, वो मेरी पार्टी से जीतते हैं और कल को दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मेरी तो सरकार गिर गई भाई, मान लो मेरी पार्टी से ऐसे 10 विधायक चले गए, 15 चले गए, तो इन सब समस्याओं को, अच्छा इसमें ना क्या होता है, फिर गवर्नमेंट चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रेशर आ जाता है लीडर के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसका साथ ना दिया तो फिर ये चला जाएगा दूसरी पार्टी में। तो फिर इसीलिए हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ पास, दल बदल कानून, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। उसके अंदर ये था कि अगर कोई विधायक किसी पार्टी से जीतता है और कल को उसे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये था उसमें। पर अगर वो अपने साथ 33% विधायकों को ले जाते हैं पार्टी के, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के 100 विधायक जीते, अगर वो 33 विधायक छोड़ के जा रहे ना, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। पर अगर मान लो 10 गए, 15 गए, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए दल बदल कानून बना। डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये भी ध्यान रखना कि जैसे मान लो पार्टी किसी चीज़ के फेवर में काम चाह रही है, पर आप उसके अगेंस्ट में, आप उस पार्टी से जीते हुए कैंडिडेट हैं पर अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अब देखो ये एक गलत पॉइंट था ना उसमें कि भाई अगर वो विरोध कर भी रहा है, मान लो पार्टी कोई गलत काम करना चाह रही है, लॉ बनाना चाह रही है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो जाके कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी तो वो आवाज़ भी नहीं उठा सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है। डिफेक्शन मीन्स
An elected representative leaves the party on whose symbol he she was elected and join another party. डिफेक्शन का मतलब दल बदल, कि एक पार्टी से जीते कल को दूसरी पार्टी में चले गए. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर द 1967 के इलेक्शन के बाद ये था कि सबसे ज़्यादा डिफेक्शंस हो रहे थे. आए दिन विधायक या सांसद एक दूसरी पार्टीज में जा रहे थे. आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शंस द ब्रेक अवे ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट्स. तो पहली बार क्या होता है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है 3 राज्यों में, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में. द कॉन्स्टेंट रिलाइनमेंट एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ मतलब विधायकों की जो पार्टी के प्रति ईमानदारी थी वो कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रही थी. इस पार्टी से जीते, इसकी सरकार बनी, अगर मंत्री पद ना मिला या कोई और समस्या, दूसरी में चले गए, वहाँ भी ना मिला तीसरी में चले गए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का तो वो था ही नहीं कोई. इन दिस पीरियड गेव द राइज टू एक्सप्रेशन आया राम गया राम वाला वो दिया गया कि इससे जीते उसमें चले गए. तो एंटी डिफेक्शन लो आप ध्यान रखना, ये देखो जीते कहाँ से और कहाँ चल दिए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जिस पार्टी से जीते. ठीक है. इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट. अब एक प्रॉब्लम और थी, क्योंकि सिंडिकेट चाहती थी कि कोई और बने राष्ट्रपति, इंदिरा जी किसी और को चाहती थी, फिर वो समस्या भी सामने आई. सिंडिकेट इज़ अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स का ये ग्रुप था, जो कांग्रेस के अंदर ही था. ये ग्रुप कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो पावरफुल लीडर्स थे ना, उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था. ठीक है. एंड हैड प्लेड अ रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज द, और इनका मेन रोल था इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, रिसोर्सेज लगते हैं. ठीक है ना. बाय एंश्योरिंग हर इलेक्शन एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, और उन्होंने सपोर्ट किया चाहे इकोनॉमिकली चाहे सोशल जैसे भी. इंदिरा गांधी डिड नॉट वांट टू बिकम अ पपेट, पर इंदिरा जी नहीं चाहती थी कि वो सिंडिकेट की एक पपेट बन के रह जाएं, कठपुतली बन के रह जाएं. शी चूज हर ट्रस्टेड एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिंडिकेट के मेंबर्स को ना चुनकर अपने एडवाइजर के तौर पे बाहर के लोगों को चुना. अब सिंडिकेट वालों को तो प्रॉब्लम होनी थी इससे. शी साइड लाइन, उन्होंने साइड कर दिया सिंडिकेट वालों को. इंदिरा गांधी फेज 2 चैलेंज. अब प्रॉब्लम तो आनी थी सामने. 1, पहला तो ये था कि नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस. सेकंड, शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शन. तो जब 1967 इलेक्शन में कांग्रेस हारी थी राज्यों में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, एक तो वो रेपुटेशन दोबारा गेन करनी, दूसरा अपने आप को इतना ताकतवर बनाना सिंडिकेट से ज़्यादा, तीसरा अपना अस्तित्व स्थापित करना. इंदिरा गांधी अडॉप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी. तो इन्होंने बिना डरे एक स्ट्रेटजी अपनाई. शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल. तो वही मतलब सिंडिकेट चाहते थे पावर को, पर इन्होंने आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया. जैसे सिंडिकेट वालों को इंडिकेट कर दिया होगा कि भाई ये लोग प्रॉफिट उन सब से, और खुद का नारा पुअर्टी, सोशल वेलफेयर, उनसे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल क्रिएट कर दिया. शी लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव. तो उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे, गवर्नमेंट को पॉलिसीज चलाई लोगों के भले के लिए, या वो सब चीज़ें उन्होंने करी शुरू. फिर इंदिरा जी का वो टाइम शुरू होता है, मतलब कि दौर शुरू होता है. आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अब देखना यहाँ पे इंदिरा जी की ताकत का मतलब वो होगा प्रशिक्षण. द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट और इंदिरा जी के बीच में ये जो फैक्शनल्स मतलब जो कह सकते हो आप सोच का, या जो कह सकते हो आप आइडियोलॉजिकल वो था, राइवलरी थी या फिर कन्फ्लिक्ट्स थे, वो ओपनली सामने आए 1969 में. प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जो थे हमारे उस टाइम के महामहिम, उनकी मृत्यु हो जाती है. द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट जी की जो पोस्ट थी वो खाली हो जाती है क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई. एन संजीवा रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट. अब देखो समझना, ये कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, मतलब सिंडिकेट ने या कांग्रेस के और मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया होगा इनको. पर इंदिरा जी चाहती थी कि वीवी गिरी बने देश के राष्ट्रपति. समझ रहे हो, कांग्रेस चाह रही है या सिंडिकेट चाह रहा है कि एन संजीवा रेड्डी बने, नीलम संजीवा रेड्डी, पर इंदिरा जी चाह रही हैं कि वीवी गिरी बने. द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड. तो उन्होंने कहा अपनी पार्टी के MP MLA लोगों की, भाई जिसे तुम्हें जो समझ में आता है ना कैंडिडेट, उसको वोट डाल लो.
देखो पार्टी कह रही है कि संजीवा रेड्डी को वोट डालना है, पर इंदिरा जी कह रही है कि तुम उसको वोट डाल लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो ये तो एक तरह से अपोज ही हो गया उसका पार्टी की आइडियोलॉजी का। विच मीन दैट द MPs एंड MLAs फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट। उनकी मर्जी है, जिसे मन आए तुम उसे वोट डाल लो। अब होना था क्या, बीबी गिरी जी ने जीतना ही था, जाहिर सी बात है। द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए, क्योंकि वीवी गिरी जी कांग्रेस से नहीं खड़े हुए थे, पर इंदिरा जी का उन्हें समर्थन था। एंड द डिफीट ऑफ संजीवा रेड्डी, द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, हार जाते हैं। ठीक है, द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। अब पार्टी टूटनी तो थी, क्योंकि सिंडिकेट ग्रुप को तो नाराजगी और बढ़नी थी। सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड एज द कांग्रेस, तो इनको कांग्रेस कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ। ठीक है ना, अगर कहीं पे कांग्रेस ओ लिखा हुआ था वो सिंडिकेट ग्रुप, सिंडिकेट कर लेना। एंड द ग्रुप लीड बाय, जो इंदिरा जी का ग्रुप था वो कांग्रेस रिक्वाइजेशनिस्ट का था, कांग्रेस आर। तो एक फोटो है, देखिए आपकी बुक में थी। द लेफ्ट हुक वाज पब्लिश्ड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी जी जीतते हैं। द बॉक्सर विद द गारलैंड ओवर द नॉमिनी ऑफ द सिंडिकेट के जो नॉमिनी थे, समझ जाइए कौन है वो गिर जाते हैं। रिप्रेजेंटेड हर बाय निजलिंगप्पा ऑन हिज नी। और ये एक मतलब कि क्या कह सकते हो आप, समझ जाओ फोटो क्या कहना चाह रही है, अब बोलना तो क्या ही चाहिए। ठीक है ना, तो देखो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, पॉलिटिक्स में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। अब कांग्रेस टूटने, पार्टी टूटने के बाद तो माइनॉरिटी में आनी थी ये, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे MP निकल गए। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा का रिकमेंडेशन दिया इन्होंने दिसंबर 1970 में। और द 5th जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के 1971 की फरवरी में। अब राष्ट्रपति इन्हीं के थे, ध्यान रखना, ये वीवी गिरी जी इनके द्वारा ही तो सपोर्टेड थे। अब हुआ क्या, द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन आए वर एज ड्रामेटिक एज वाज द डिसीजन टू होल्ड दीज इलेक्शंस। पर इन इलेक्शंस को होल्ड कर दिया गया। द कांग्रेस आर, यानी किसका ग्रुप, इंदिरा जी का, CPI अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अलायंस था, वोन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस एंड इवन वोन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन। जितने कांग्रेस को 4 इलेक्शंस में नहीं मिले थे ना वोट, उतने CPI ने अकेले, CPI के अलायंस ने अकेले इन इलेक्शंस में जीत लिए थे। अच्छा, फिर CPI भी 2 बार उस समय टूटी थी, CPIM, वो सब बात की बात है। कॉन्ट्रास्ट दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस ओ, यानी किसका ग्रुप, सिंडिकेट्स का। द पार्टी विद सो मैनी स्टॉलवर्ट कुड गेट लेस देन 1/4 ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय इंदिरा गांधी। तो जितने इंदिरा गांधी जी को वोट मिले थे, इंदिरा गांधी जी का अलायंस था ना CPI, वो अकेला इतने वोट ले गया था कि जितने उनको 4 इलेक्शंस में नहीं मिले थे पिछले। पर सरकार तो बनी गई अब उनकी। तो कांग्रेस ओ जो था, सिंडिकेट्स वालों का ग्रुप, उनको इतने भी वोट नहीं मिले जितने 1/4 कह सकते हो आप इंदिरा जी के वोट्स के मुकाबले। विद दिस द कांग्रेस पार्टी लीड बाय द इंदिरा गांधी स्टैब्लिश्ड इट्स क्लेम टू बीइंग द रियल कांग्रेस। तो इन्होंने अब इस जीत से कहा कि देखो हम असली कांग्रेस हैं, हम जीते हैं, हमें जनता ने फिर से वो चुना है। एंड रिजोल्टेड, फिर कांग्रेस का अस्तित्व दोबारा से इंडियन पॉलिटिक्स में स्थापित हो गया। सिंडिकेट तो निकल गया अपना। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। द कंबाइंड टैली ऑफ सीट वाज लेस देन 40। अब जो ग्रैंड अलायंस था उनका, उधर वाला सिंडिकेट्स वालों का, तो वो इतना भी नहीं था कि उनके 40 वो निकल जाए सांसद। हालांकि लोकसभा में अपोजिशन पार्टी की बनने की शर्त भी 10% सांसद होगी है, कि अगर आपकी पार्टी के पास 10% सांसद मिनिमम है तभी आप अपोजिशन पार्टी के लिए क्लेम कर सकते हो। 545 सांसद है ना। सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शन में 543 है इस वक्त, 2 एंग्लो इंडियन सीट तो खत्म ही कर दी। Soon after the 1971 लोकसभा इलेक्शन a major political and military crisis। अभी ईस्ट पाकिस्तान वाला चैलेंज आ गया सामने जैसे ये इलेक्शंस का रिजल्ट आया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान आप जानते हो वेस्ट पाकिस्तान से बहुत परेशान था, तो हमने रशिया की मदद लेके उसको आज़ाद कराया, फिर वो बांग्लादेश बना। हमारे अपने हित भी थे, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज बढ़ जाते अगर पाकिस्तान वो एक ही होते दोनों, तो वो सब के चलते हमने मदद करी ईस्ट पाकिस्तान की। दीज इवेंट एडिड टू द पॉपुलैरिटी। अब ये सब घटनाएं होने की वजह से इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी देश में बढ़नी थी,
कि 1971 की जंग भी जीत ली, देश में सरकार भी बना ली। इवन द अपोजिशन लीडर भी एडमायर करते थे इनकी स्टेटमैनशिप को कि कैसे ये लीड करती हैं। और आपको मैं बता दूं, इंदिरा जी पहली भारत की वो महिला हैं जिनको भारत रत्न मिला था महिला के तौर पे। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट्स असेंबली इलेक्शन, और फिर दोबारा से 1972 में उस हर राज्य में इलेक्शन जीत जाती हैं। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, लोग गरीब उनको बहुत ही मतलब अच्छी नज़र से देखते थे, अपने रक्षक के रूप में। एंड द अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन था वो इनको एक नेशनलिस्ट लीडर मानता था, देश के प्रति समर्पित लीडर, और थी भी, तभी तो इनको आयरन लेडी भी कहा जाता था। तो देखो ये एक फ़ोटो है जो दिखा रहा है कि फर्स्ट भी इंदिरा जी हैं, सेकंड भी इंदिरा जी हैं, थर्ड भी इंदिरा जी हैं, हर पोस्ट पे वो ही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग लीडर होता है ना, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, नेतृत्व होता है, तो वो पार्टी को भी बचाता है, पार्टी को साथ भी लेके चलता है, रूल भी करता है और जनता का वेलफेयर भी करता है। पर जब लीडर्स की आइडियोलॉजी कमज़ोर हो या लीडर्स का नेतृत्व कमज़ोर हो, लीडरशिप कमज़ोर हो, तो फिर देश तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है ना, पार्टी भी नहीं तरक्की कर सकती। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं देश में, अभी प्रेजेंट में ही देख लो आप। चलो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ही बताना कौन सी जो 2020 से पहले एक स्टेट या नेशनल पार्टी थी पर अब कुछ भी नहीं है, ऐसी किसी पार्टी का नाम बताना। हिंट दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की थी वो पार्टी। ठीक है, चलिए देखिएगा अब आप उसको सर्च करके कि कौन सी पार्टी थी वो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लीडरशिप अच्छी होगी तभी लीडर्स भी आगे बढ़ते हैं, पार्टी भी आगे बढ़ती है और पार्टी शासन व्यवस्था भी स्थापित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप करना, बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको करना, देखना ये आपसे होंगे बड़े आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले पेज पे, 7 से ये, तो आप इनको कर लेना। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप हमें बता देना, हम उसका आंसर देने की आपको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब जीवन में नाम कमाइए, यही हमारी मनोकामना। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए। बहुत मेहनत कीजिएगा बच्चों इस ज़िंदगी में। ठीक है ना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइएगा, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराइएगा और ख़ुद का स्टेटस भी स्थापित कीजिएगा। याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का एक विकल्प कह सकते हो कि मेहनत का एक विकल्प है, उससे ज़्यादा मेहनत जो आप पहले कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, स्वस्थ रहिएगा।